गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुप हिंदी पाठमाला 6 के अंतर्गत हमारा दूसरा पाठ तीरथ तिलोनिया के बारे में तीरथ तिलोनिया। भारत में तिलोनिया नामक कोई जगह भी है, यह मुझे मालूम न था। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं, और मैं वहां अपने किसी प्रयोजन से भी नहीं जा रहा था। मैं अपने वास्तुकार दामाद के साथ, जिन्हें वहां अपना कोई काम था, मात्र एक साथी के नाते जा रहा था। मुंबई को जाने वाली जरनैली सड़क को छोड़कर हमारी जीप एक तंग राजस्थानी सड़क पर आ गई थी, पर यहाँ भी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। केवल सपाट मैदान, समतल मैदान, कंटीली झाड़ियों के झुरमट और दोपहर का बोरिंग वातावरण। फिर सहसा ही हमारी जीप ने एक मोड़ काटा और हम तिलोनिया की छोटी सी बस्ती में थे। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने, कुछ नए, छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। चारों ओर चुप्पी थी और दोपहर की अलसाहट आलस का भाव। धीरे धीरे तिलोनिया के राज खुलने लगे। पहली जानकारी तो भोजन पर बैठते समय ही हो गई, जब एक सज्जन मेरे हाथ धुलवा रहे थे। जहां पर हम खड़े थे उसके नीचे एक तालाब है। हम लोग तालाब की छत पर खड़े इधर उधर दाएं बाएं में देख ही रहा था, उस छिपे हुए तालाब का जायजा ले ही रहा था, जब वह कहने लगे, इस ताल में बारिश का पानी इकट्ठा होता रहता है। बरसात के दिनों में छतों पर से गिरने वाला जल सीधा इस ताल में चला जाता है। ऐसे बहुत से ताल हमने जगह जगह बना रखे हैं। ताल अर्थात तालाब। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछूं, उन्होंने मेरे चेहरे के भाव से ही मेरे सवाल को समझ लिया होगा। कहने लगे, इस बारिश के पानी से हम साफ कर लेते हैं, उसे पीते हैं, उस पानी से अपनी खेती बाड़ी करते हैं। राजस्थान की धरती तो जल के लिए तरसती है ना। अब तो ऐसे 110 ताल हमने अपने इलाके में जगह जगह बना रखे हैं। हमारे स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में जल संरक्षण व संग्रहण की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ तिलोनिया में जल के संरक्षण का प्रबंध बहुत पहले कर लिया गया था। इस संस्थान की स्थापना कब हुई? मैंने पूछा। 1972 में, वे बोले। फिर कुछ याद करते हुए कहने लगे, यह वह जमाना था जब जगह जगह अनेक युवाजन आगे आकर ऐसा कुछ नया कर दिखाना चाहते थे जो देश के विकास के लिए हितकर हो। हितकर अर्थात लाभकारी हो। अनेक स्थानों पर अपने अपने विचारानुसार अनेक प्रयोग किए गए। उनमें से एक यह भी था। ऐसी मंडलियां मुख्यतः गांव को ही केंद्र में रखकर अपने प्रयोग करना चाहती थी, और अक्सर लोग बाग उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे कि ऐसे पिछड़े हुए गांव में जाकर भला क्या करोगे। पर यह प्रयोग निश्चय ही सफल हुआ। वे बता रहे थे, इसका गठन बंकर राय नाम के एक सुशिक्षित व्यक्ति ने किया था। वे अपने साथ एक टाइपिस्ट और एक फोटोग्राफर को लेकर यहाँ चले आए थे। यही उनकी मंडली थी। यह सन 1972 की बात है। सरकार से उन्होंने लीज पर 45 एकड़ सरकारी जमीन ली। साथ में तपेदिक के मरीजों के लिए बनाए गए सैनिटेरियम के 21 छोटे मोटे मकान थे। जमीन को ₹1 महीने के हिसाब से लीज पर लिया और संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान का नाम सामाजिक कार्य और शोध संस्थान रखा गया। उन दिनों तिलोनिया गांव की आबादी 2000 की रही होगी। वह सज्जन अपने प्रयासों की चर्चा कर रहे थे और मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वे बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता और आत्मनिर्भरता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता से क्या मतलब?
आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी हुई क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। हमारे संस्थान का मूल उद्देश्य गांव की गरीब जनता की सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परंपरागत जानकारी और व्यवहारिक अनुभव के आधार पर साझे प्रयासों द्वारा गांव की अर्थव्यवस्था का विकास करना है। हाथ मुंह धोकर हम लोग भोजन कक्ष की ओर बढ़ गए। बरामदे में ही एक और पानी के बहुत से नल लगे थे। ये किस काम के लिए, मैंने पूछा तो वह सज्जन हंस दिए। भोजन कक्ष में बैठने वाले लोग भोजन करने के बाद अपने बर्तन यहीं पर साफ करते हैं। यहाँ नौकर चाकर नहीं होते। भोजन कक्ष में अनेक पुरुष स्त्रियां बैठे भोजन कर रहे थे। बड़े आनंद से भोजन किया। पास बैठे लोगों की भाषा तो समझ में नहीं आती थी, पर उनके लहजों में अपनापन झलकता था। भोजन के बाद हमने भी बर्तन धोए और ठिकाने पर रखे। पानी की ताल के पास हम फिर से खड़े थे। मैंने पूछा, ताल के जल का उपयोग आप और किसी काम के लिए करते हैं? वह झट से बोले, इससे बिजली पैदा करते हैं। इसी जल से हम बिजली बनाकर घरों को रोशनी पहुंचाते हैं। मैं चौंका। बारिश के पानी से? वह कैसे? पानी की ऊर्जा से। अब की बार मुझे यकीन करना कठिन हो रहा था, पर सहसा ही मुझे याद आया कि भोजन करते समय छत पर बिजली का पंखा चल रहा था। वह बड़े उत्साह से कहने लगे, साथ ही हम सूर्य की ऊर्जा से भी बिजली बनाते हैं। तिलुनिया गांव में स्थित लगभग 60,000 वर्ग फुट पर फैला हुआ इस संस्थान का नया परिसर पूरी तरह सौर ऊर्जा से चालित है। सौर ऊर्जा सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी द्वारा चलता है। काफी गहराई से पानी खींचने के पंप तथा अनेक कंप्यूटरों की व्यवस्था सौर ऊर्जा से ही की जाती है। मैं मन ही मन फिर से चौंका। क्या इस जगह कंप्यूटर भी पहुंच गए हैं? पर वे बराबर बताए जा रहे थे और उनकी देखरेख और उनकी व्यवस्था मुख्यतः हमारे ग्रामीण सदस्य ही करते हैं। उनमें से अनेक इस काम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारी रात्रि पाठशालाओं में सौर ऊर्जा से ही रोशनी मिलती है। रात्रि पाठशालाएं? इनसे क्या मतलब? क्या यहाँ रात के वक्त पाठशालाओं में पढ़ाई होती है? जी, ऐसा ही। दिन के वक्त गांव के लड़के लड़कियां खेती बाड़ी या घर के काम में लगे रहते हैं, पशु चराना, बकरियों की देखभाल आदि। शाम होने पर वे लोग पाठशाला में पहुंच जाते हैं। संस्थान ऐसी 150 पाठशालाएं चला रहा है, वे गर्व से बोले, और इनमें 70% लड़कियां पढ़ती हैं। हमारे यहाँ एक रात्रि पाठशाला भील जाति के बच्चों के लिए भी विशेष रूप से खोली गई है। अर्धगोलाकार गुंबद वाले छोटे से भवन के निकट ही मुझे एक चबूतरा सा नजर आया, जो बहुत ऊंचा तो नहीं था, पर मुझे लगा जैसे वह नाटक खेलने का मंच है। किसी भी नाट्यगृह का मंच मुझे चुंबक की तरह खींचता है। मैंने उसकी ओर इशारा किया तो वह सज्जन बोली, पर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कठपुतलियों का खेल दिखाने की रही है, जो हमारे यहाँ बड़े लोकप्रिय हैं। फिर वह कठपुतलियों की चर्चा करने लगे। कठपुतलियों का तमाशा मात्र मनोरंजन का ही माध्यम नहीं है, वह प्रचार प्रसार का, विचार विमर्श का और अधिक सक्षम माध्यम है। गांव-गांव में यहाँ शिक्षा के वंचित लोग रहते हैं। वहाँ कठपुतलियों के तमाशे के दौरान ही देखने वालों के बीच बहस चल पड़ती है। कठपुतलियों के तमाशे में राजा रानी की प्रेम कहानी ही नहीं सुनाई जाती, बल्कि इनके द्वारा ग्रामीण जीवन के संबंध अनेक मसलों पर विचार विनिमय कर सकते हैं। इस तरह हम निरक्षर ग्रामवासियों को अधिक सचेत कर सकते हैं। निरक्षर, अनपढ़। हम संस्थान के विभिन्न भागों का दौरा कर रहे थे। चलते चलते हम संस्थान के पुस्तकालय में जा पहुंचे। हमने अभी पुस्तकालय में कदम रखा ही था कि एक सज्जन सैकड़ों पुस्तकालयों से बड़ी अलमारियों में से 2-3 पुस्तकें निकालकर मेरी ओर चले आए। वे मेरी ही पुस्तकें उठाए हुए थे। मुझे निश्चय ही बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ।
और पुस्तकों को देखकर लगता था कि कुछ पाठकों ने इन्हें पढ़ा भी है। पुस्तकालय से निकलकर हम लोग अब एक सभागार में प्रवेश कर रहे थे। बड़ा सा हॉल, फर्श पर दरियां, छत पर लटकते पंखे चल रहे थे और सभागार संस्थान के सक्रिय कार्यकर्ताओं, ग्रामीण पुरुषों, स्त्रियों से भरा था। बहुत कुछ देखा था जो सचमुच प्रेरणाप्रद था। अपने कमरे की ओर ले जाते हुए संस्थान के प्रतिनिधि मुझे संस्थान की मूल अवधारणाओं के बारे में बता रहे थे। यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग गांव के ही युवक युवतियाँ थे जिन्होंने 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक तालीम पाई थी, शिक्षा पाई थी। यहाँ सभी बराबर हैं, सभी को मान्यता मिलती है, परंतु यदि प्राथमिकता दी जाती है तो गरीब, ग्रामीणों को, स्त्रियों को और निम्न जाति के लोगों को। इस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संस्था आगा खां फाउंडेशन द्वारा बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली की ओर से हमारी जीप बढ़ने लगी। तिलोनिया पीछे छूट चुका है, पर बार बार मन में एक ही वाक्य उठता है कि तिलोनिया का भविष्य और भी अधिक उज्जवल हो। देश में एक ही नहीं, बीसियों सैकड़ों तिलोनिया उठ खड़े हों। धन्यवाद।